नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 9 शासक और इतिवृत्त इसके चौथे भाग को समझ रहे हैं। आज हम जानेंगे रंगीन चित्र के बारे में कि मुगल दरबार में रंगीन चित्रों को किस प्रकार महत्व दिया गया, इसके बारे में। हमने पांडुलिपि वाले भाग में बच्चों पढ़ा था कि वो पांडुलिपि में वो रंगीन चित्र बनाते थे और चित्रों को उसमें जगह छोड़ते थे, तो उसी के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहास में लिखित पाठ के साथ उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में भी वर्णित किया जाता था, जैसा कि पिछले भाग में बताया गया था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता था, तो सुलेखक उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग से चित्र रूप में उतार कर वहाँ संलग्न कर देते थे, जैसा वहाँ पर लिखित मैटर होता था और उसी के अनुसार वे चित्र बनाते थे और वहाँ उसे लगा दिया जाता था, जहाँ पर जो है स्थान चित्र के लिए छूटा होता था। यह लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था। तो लघु चित्र होते थे, ये बड़े बड़े पोस्टर साइज नहीं होते थे, और जो पांडुलिपि का साइज होता था और जितनी जगह छूटी होती थी उतनी ही स्थान में चित्र आ जाएं, वैसे वे रंगीन चित्र बनाते थे। आगे चलते हैं बच्चों। चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला, बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही जा सकती हो, ऐसे विचार के संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता था। मतलब चित्रों में इस प्रकार के दृश्य दिखाए जाते थे जिसमें कि राजा शक्तिशाली है, राजा महान है, यह व्यक्त किया जाता हो, ऐसे चित्र बनाए जाते थे। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। उनकी राय में यह कला किसी निजी वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसमें जीवन हो। ठीक है, ये बच्चों निर्जीव वस्तु है। उनकी राय में यह कला, कौन सी कला? चित्रकला, किसी निर्जीव वस्तु, ये निजी लिखा है बच्चों तो टाइपिंग मिस्टेक है, और किसी निर्जीव वस्तु को, है ना, जिसमें जीवन नहीं है, उस वस्तु को भी जीवित कर देती है ना। तो इस प्रकार यह अबुल फजल ने कहा है कि चित्रकारी एक जादुई कला है। ठीक है बच्चों। और बादशाह के दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों अथवा उल्मा के बीच निरंतर तनाव बना रहा। चित्रों को लेकर उनके बीच तनाव बना रहा। कैसा, वो हम जानते हैं। उल्मा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन है, इसमें प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया गया है। इसमें क्या है, हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन के एक प्रसंग का वर्णन करते हुए ये कहा है कि कोई भी मनुष्य जो मानव रूप के का चित्रण नहीं कर सकता। तो इसमें इस्लाम में चित्रों के रूपण की मनाही है, ऐसा वे कहते थे। इस प्रसंग में पैगंबर मोहम्मद साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित
रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता था कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा कार्य था जो ईश्वर ही कर सकता था। तो उसमें यह उल्लेखित है कि जो भी रचना है, ईश्वर द्वारा रचित कोई भी रचना है, वह ईश्वर ही उस रचना को बना सकता है, इस धरती पर अवतरित कर सकता है, लेकिन और कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो यह उसमें कहा गया है। तो चित्ररूपण की इसीलिए इस्लाम में मनाही थी, ऐसा कुछ उलमा कहते थे। आगे बच्चों, कुछ समय के साथ शरिया की व्यवस्थाओं में बदलाव आया। तो शरिया जो कानून है, जैसा कि सूफ़ी संत वाले जो भक्ति सूफ़ी परंपरा वाले पाठ में हमने विस्तार से इसके बारे में पढ़ा था, इस्लामी कानून है ये, तो उनकी व्यवस्थाओं में समय रहते बच्चों बदलाव आया। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपरा के ढांचे की अलग अलग तरीके से व्याख्या की। प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज़्यादा मेल खाती थी। जिन शताब्दियों के दौरान सामाजिक निर्माण हो रहा था, उस समय कई एशियाई क्षेत्रों को शासकों ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र तथा उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया। तो इस प्रकार कुछ शासक थे, उन्होंने कलाकारों को चित्र बनाने के लिए नियुक्त किया। उदाहरण के लिए देखते हैं बच्चों, ईरान के सफ़ावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशाला में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। तो एक कार्यशाला बनाई उन्होंने और इन कलाकारों को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। कौन से? जो चित्रकला में प्रवीण थे, ऐसे कलाकारों को। विहजात जैसे चित्रकारों के नाम में सफ़ावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया। तो इस प्रकार विहजात जैसे चित्रकार था, उसने सफ़ावी दरबार की संस्कृति को आगे बढ़ाया, उसका विस्तार किया। किसके माध्यम से? चित्रकला के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। ईरान में भी कलाकार मुगलकालीन भारत में आने में सफल हुए। ईरानी जो कलाकार थे उस समय मुगल काल में भारत आए। कुछ को मुगल दरबार में लाया गया, जैसे कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये दोनों ही बादशाह हुमायूं के समय में भारत आए। जैसा कि आपको बताया था, मुगल दरबार में चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया गया था, पिछले भाग में बताया था, तो वही हैं ये। और ये हुमायूं के समय में दोनों आए थे। कौन? मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अन्य जो मुगल शासक थे उन्होंने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में वो प्रवास किया। इसमें अन्य ने का मतलब है कि अन्य चित्रकारों ने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में जो है भारत के मुगल दरबार में प्रवास किया। यहाँ आए, यहाँ रहे, यहाँ की संस्कृति को उन्होंने समझा और अच्छे अच्छे चित्र बनाए और ख्याति प्राप्त की। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बना हुआ था। तो इस प्रकार बादशाह जो शासक थे वो चाहते थे कि चित्र बने, और रूढ़िवादी जो मुसलमान प्रवक्ता थे उनके बीच में एक तनाव बना रहा कि कोई भी
वस्तु, कोई भी जीव जिसमें जीवन है उसका निरूपण मनुष्य नहीं कर सकता, यह वे रूढ़िवादी कहते थे। लेकिन बादशाह चित्रकारों को, कलाकारों को संरक्षण दे रहे थे, तो उनके बीच हमेशा ही थोड़ा थोड़ा तनाव बना ही रहता था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह से कहते हैं, अबुल फजल बादशाह, कौन से बादशाह? अकबर से कहते हैं, क्योंकि अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, तो वे कहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। कैसे व्यक्तियों को? जो कि चित्रकला से घृणा करते हैं, उनको मैं नापसंद करता हूँ। कौन कह रहे हैं? अबुल फजल कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? अकबर से कह रहे हैं। आगे कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुद को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की रचना के पास जाने की कोशिश करता है ना। तो यह वे आगे कहना चाह रहे हैं। आगे बच्चों, आज का होमवर्क हम देख लेते हैं, मुगल कालीन रंगीन चित्रों के बारे में। बच्चों, आपको विस्तार से लिखना है और पहले समझेंगे और उसके बाद में अपने शब्दों में विस्तार से लिखेंगे। आज का भाग बच्चों समाप्त हुआ। धन्यवाद।